आज सोशल एज ऑफ रिफॉर्म्स जो है टॉपिक वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम लोग ने कल यही पढ़े थे कि सोशल रिफॉर्म जो था इंडियन सोसाइटी में, सोशल रिफॉर्म एंड रिलीजियस रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। कैसे इंपॉर्टेंट हुआ था ये? ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन दी थी इंडियंस को, ब्रिटिशर्स के थ्रू जो एजुकेशन मिली थी उसके थ्रू ये बात समझ में आई थी कि हमारी सोसाइटी कितनी पीछे है अभी, रिलीजियस वे में भी और सोशल वे में भी, दोनों में हमारी सोसाइटी बहुत पीछे थी। इंडियन सोसाइटी किस पर बेस्ड थी? सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्स, ये सब चीज़ों पर इंडियन सोसाइटी पूरी डिपेंड कर रही थी, ठीक है। एकदम मतलब एक चीज़ प्लान थी, वैसे ही लाइफ जीना है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कुछ कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी के टाइम पर कितना कंपटीशन चल रहा है ना, हर चीज़ में, बिजनेस में, एजुकेशन में, जो भी चीज़ ले लो सब में कंपटीशन है। उस टाइम पर ये सब चीज़ कोई भी माने नहीं रखती थी, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं थी, बस जैसे तैसे ज़िंदगी जा रही है, लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब नॉर्मल था। बट अब जो है जब ब्रिटिशर्स की ने एजुकेशन सिस्टम को जो है यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की, तो इंडिया में तो पहले क्या था, वुमेन एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, औरतों को पढ़ना ही नहीं था, ABCD अलिफ बा कुछ नहीं पढ़ना है, सब जो पढ़ेंगे वो आदमी पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जब एजुकेशन देना स्टार्ट की तो डेफिनेटली अब इंडियंस जो थे वो अपने बेटों को ही पढ़ाएंगे। उसमें भी कौन? मोस्टली जो बड़े ब्राह्मण्स होते हैं, जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते हैं, वही पढ़ते थे। नॉर्मल जो दलित वगैरह होता था उसमें लड़कों को भी पढ़ने वढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। आप एक साथ जो है किसी ब्राह्मण के बच्चे के साथ बैठ भी नहीं सकते हो, इतना मतलब सब लोगों में प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसी में सोशल रिफॉर्मर्स, अब जो पढ़ेगा उसको ये बात समझ में आएगी ना कि गलत है ये चीज़ें और ये चीज़ सही है, या तब जैसे कि सुपरस्टिशंस जो है इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स जो है इसको चेंज करना चाहिए, ये सब चीज़ें उसके समझ में आएगी जो पढ़ाई करेगा। क्लियर? तो सोशल रिफॉर्मर्स में जो ये रिफॉर्म जो लाते हैं उनको रिफॉर्मर्स बोला जाता है, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है किसका? राजा राम मोहन रॉय का। ऐसा मतलब बोला जाता है कि इन्होंने ही जो है सोशल रिफॉर्म की जो बुनियाद है, जो बेस है उसका, वो इन्होंने ही मतलब सबसे पहले उसको स्टार्ट किया था। इन्होंने ही ये सब जो एजुकेशन के थ्रू जो इनको चीज़ें समझ में आई थी इन्होंने एक्सप्लोर की थी। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसके पीछे, हम लोग पढ़ के फिर बताती हूँ। चलो, राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन बंगाल। ही ट्रांसलेटेड संस्कृत उपनिषद्स इन बंगाली। अंडरलाइन इट, ही ट्रांसलेटेड। देखो ये बात याद रखना, कौन कहाँ पैदा हुआ, उसकी डेथ कब हुई, जो भी अगर इसमें मेंशन है तो एकदम अच्छे से याद रखना। अगर तुमको उसके बारे में लिखने आता है तो तुमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई और कहाँ डेथ हुई, ये तो एकदम रट लेना, जितने के भी नाम है यहाँ पे सबके बारे में, ठीक है। तो देखो ये ट्रांसलेटेड संस्कृत उपनिषद इन बंगाली। उपनिषद जो है ना ये एक रिलीजियस बुक है हिंदूज की, तो इन लोग मतलब उसको बहुत मानते हैं, पढ़ते हैं, लाइक वेदास हैं वैसे उपनिषद हैं। तो उसको जो है राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि वो कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल। His brother's wife, immolating herself on her husband's funeral pyre, she followed the custom of sati. अब देखो क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय कौन थे? मतलब एक ये कोई रियल में राजा महाराजा नहीं थे। हाँ, राजा राम मोहन रॉय वॉज नॉट ए रियल किंग, कहीं के कोई राजा महाराजा नहीं थे, बट स्टिल एक अच्छे घराने के, लाइक मतलब जैसे वेल नोन फैमिली, वेल टू डू फैमिली से थे, जहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हर चीज़ मिल रही थी, खाना पीना अच्छा था, पढ़ाई करने मिल रही थी, सब कुछ उनको। अब देखो हर एक की लाइफ में जो कुछ भी कोई बड़ा करता है उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जिससे वो अपने आप को पूरा चेंज कर लेता है ना। जैसे कोई हम लोग बड़े आदमी की बात सुनते हैं, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्या बताता है कि हाँ मैं इतनी बार फेल हुआ अपनी लाइफ में, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो फिर मैं बदला, या कोई इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मुझे किसी ने समझाया, वो सब एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था कि इनकी जो है भाभी थी, ठीक है, इनके भाई की वाइफ थी, इनके भाई की डेथ हो गई, ठीक है। उस टाइम क्या बहुत कॉमन था? सती। जब इनके भाई की डेथ हुई
राजा राम मोहन रॉय के ब्रदर की डेथ हो गई तो इनकी भाभी जो थी वो उसको जो है सती के लिए ले जाया जा रहा था। मतलब उनके भाई के जो फ्यूनरल होगा, जो चिता जलेगी, हिंदूज में चिता जलाई जाती है ना, जो चिता जलेगी उसमें किसको साथ में जलाया जाएगा? उनकी जिंदा भाभी को। तो ये चीज़ राजा राम मोहन रॉय को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गई, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, इनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि भाई देखो औरतों को पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत है, सुपरस्टिशंस नहीं होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स में चेंजेस आने चाहिए। तो इनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मतलब कि भाई मेरे भाई की डेथ हुई तो उसमें उस औरत का क्या कसूर है, उसको क्यों जलाया जा रहा है। तो ये चीज़ उनको बहुत अजीब लगी और लिटरली उनके घर में हो रहा है, उनके सामने हो रहा है, तो और हमको वो चीज़ असर करती है ना। जैसे हम अपने घर वालों से कुछ इमोशनली भी क्लोज होते हैं, कोई और की बात होती है तो हम लोग को बुरा लगता है कि अरे बेचारी है, ये वो है। लेकिन अगर अपना कोई होता है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। हमारे यहाँ भी किसी की डेथ हो जाती है, किसी अगर दूसरे की, जैसे हमारे कोई दूर के रिलेटिव है या कोई पड़ोसी है, उनके यहाँ किसी की डेथ हुई तो हम लोग को बुरा लगता है कि मतलब हाँ चलो डेथ हो गई है, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तसल्ली देने जाते हैं ये वो। लेकिन अगर कोई डेथ हमारे ही घर में हमारे किसी क्लोज की हो जाती है तो कितना बुरा लगता है, रोना आ जाता है एकदम, ऐसा मतलब मामला हो जाता है ना। सेम इनका भी यही था कि भाई की डेथ तो हुई, बट भाई का तो जो है सो है वो भाभी की जो बात आई कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी उसको भी मारा जा रहा था, तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने अब क्या किया, यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने एक्चुअली रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। यहीं से परब्यूटेड हिम वेरी डीपली, या तब उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ खटक गई, बहुत ज़्यादा उनको फील हुआ ये। रॉय पब्लिश अ लेटर अबाउट द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। इन्होंने लेटर्स लिखने शुरू किए। अब उस टाइम पर लेटर इनके जो होंगे वो कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन ऐसा था उस टाइम जिसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, सती एंड ऑल, ये जो एविल प्रैक्टिसेस थी इंडियन सोसाइटी की, ये सब, और कौन था जो एक्सेप्ट करेगा इनके लेटर को, इसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, क्योंकि वही एजुकेशन दे रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली यही लोग इस एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिशर्स को लेटर लिखने शुरू किए कि आप जो ये सती है, जो ये प्रॉब्लम्स है, इसको सबको थोड़ा सा मतलब चेंज करो, इंडियन सोसाइटी में जो है ये एविल प्रैक्टिसेस, इसको बदलो। और एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय को ये बात समझ में आई कि ब्रिटिशर्स जो है हम पर रूल कर रहे हैं, बट हमको इनसे अगर जीतना है तो पहले सोसाइटी को सुधारना है। जब सोसाइटी सुधरेगी तो डेफिनेटली हम इनसे जीत जाएंगे। देन उन्होंने क्या किया, ही वॉज, अब देखो इसको अंडरलाइन करो, he was the first Indian to point out that none of the Indian religious texts mention the practice of sati as a prescribed religious obligation। मतलब उन्होंने, वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये बात मेंशन की कि सती जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं इंडियन सोसाइटी में, ये सब नहीं होनी चाहिए, ये एकदम नॉन ह्यूमन है, इंसानियत के भी अगेंस्ट में है ना सब कुछ। एक किसी जिंदा औरत को बिना किसी वजह जला देना कहाँ की इंसानियत है? एक नॉर्मली हम अपने माइंड से सोचे तो समझ में आती है ना ये बात। तो ये राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये बात को मेंशन किया, और इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स द लॉ वॉज पास बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग एबॉलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829। अंडरलाइन ऑल ऑफ इट, बिकॉज देखो यहाँ पर तुमको पता चल रहा है कि राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से एक लॉ पास हुआ। कौन लॉ पास करेगा? गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नर था, लॉर्ड, देखो नाम है विलियम बेंटिंग, इसके टाइम पर सती की जो प्रैक्टिसेस थी एबॉलिश की गई थी, मतलब ख़त्म कर दी गई थी कि सती जैसी प्रैक्टिसेस जो है अब नहीं होनी चाहिए। और कौन सा ईयर था? 1829। तो ये याद रखना एकदम अच्छे से, पूछा जा सकता है कि सती प्रैक्टिसेस जो है वो कब अबॉलिश की गई इंडियन सोसाइटी में। तुम लोग ने वो मूवी देखी होगी मंगल पांडे, उसमें जो है ये चीज़ मेंशन थी, सती वाली प्रैक्टिसेस। देखो वो एक औरत को ले जाते हैं सती के लिए, तो वही लोग बचाते हैं ना। ही वॉज ऑल्सो अपोज टू द प्रैक्टिस। अब देखो और क्या चीज़, सिर्फ सती को उन्होंने टारगेट नहीं किया, और भी प्रैक्टिसेस जो इंडियन सोसाइटी में थी जो कि नहीं होनी चाहिए, उसको भी उन्होंने मेंशन किया। क्या थी वो सब? he was also opposed to the practice of child marriage जो उस टाइम बहुत कॉमन थी, 10 साल के हुए नहीं शादी कर दो, and segregation of women
पर्दा सिस्टम। सेग्रीगेशन क्या होता है एक्चुअली, ये मतलब औरतों को एकदम अलग नहीं कर देना, हाँ घूंघट डाल के रहो, मर्दों के सामने मत आओ, वो एकदम जैसे एक्चुअली तुम कहने को उनकी वाइफ हो बट रह रहे हो एकदम एक स्लेव की तरह, गुलाम की तरह, जो वो बोल रहे वही करना। ये सब चीज़ उनको थोड़ा अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ये सब चीज़ के अगेंस्ट में बात मतलब आवाज़ उठाई थी। ही ओपन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखो उस टाइम पर इंग्लिश को पढ़ना मतलब फिरंगी हो जाना था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन तो थे ही ऑलरेडी, भले उन लोग लड़ नहीं रहे थे अभी, बट स्टिल पसंद तो कोई नहीं करता था, क्योंकि ये लोग भी तो स्लेव जैसा सलूक कर रहे थे ना इंडियंस के साथ। लेकिन इनकी पढ़ाई पढ़ना, इनके स्कूल में पढ़ना या इनकी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत गलत समझा जाता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर स्टोरी आप पढ़ोगे ना, तो उनकी फैमिली में भी ये चीज़ थी कि आप जो है इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो और जो है इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं। बट मौलाना अबुल कलाम वॉज द वन जिनको इंटरेस्ट था पढ़ने में, तो उन्होंने पढ़ा। बट एक्चुअली उस टाइम पर इंडियन सोसाइटी में ये पढ़ना भी बहुत बड़ा गलत समझा जाता था एकदम। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये सब के अगेंस्ट जाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था। समझ में आ रहा है? देन ही ऑल्सो लॉन्च द फर्स्ट वीकली पीरियोडिकल इन बंगाली। अब उन्होंने ये पीरियोडिकल एक्चुअली क्या होता था, न्यूज़पेपर, टाइप ऑफ न्यूज़पेपर है ये, एक तरह से बोल दो कि उस टाइम का सोशल मीडिया। तो इन्होंने जो है फर्स्ट वीकली पीरियोडिकल क्या होता है कि हफ्ते में एक बार आता है, रोज़ रोज़ नहीं, जैसे अभी न्यूज़पेपर कैसा है रोज़ रोज़ आता है ना, ये हफ्ते में एक बार आता है। वीकली पीरियोडिकल था और बंगाली में होता था, ठीक है। अब इसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, लोगों में अवेयरनेस ला सकते हो, कुछ एंटरटेनिंग दे सकते हो, जो भी आपको। तो राजा राम मोहन रॉय तो क्या थे, रिफॉर्मर थे, तो इनका टारगेट क्या होगा कि सोसाइटी में अवेयरनेस आए, जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको लेकर। तो ये पीरियोडिकल इसी के लिए यूज़ करते थे वो। लेटर ही ऑल्सो लॉन्च अनदर पब्लिकेशन इन पर्शियन लैंग्वेज। अभी तो सिर्फ बंगाली में किया, अब एक देखो उस टाइम पर ना लोगों की जो कॉमन लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, जिसको हम लोग फारसी बोलते हैं ना, वो कॉमन लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी। राजाओं के दरबार में और सब जगह जो है पर्शियन बोली जाती थी सबसे ज़्यादा। देन अब देखो तो उन्होंने एक पीरियोडिकल स्टार्ट किया, वीकली पीरियोडिकल बंगाली में, दूसरा पर्शियन में। पर्शियन में क्यों किया, उस टाइम पर्शियन क्या थी, कॉमन लैंग्वेज थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन सर्कल नेम्ड आत्मीय सभा। द सर्कल बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग सिमिलैरिटीज वैल्यू सिस्टम ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अंडरलाइन इट, he also started a philosophical discussion circle. philosophical discussion circle मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई, क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का, आत्म सभा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी ये जिसमें जो राजा राम मोहन रॉय जैसा सोचते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय क्या सोचते थे कि सती नहीं होनी चाहिए, लेडीज़ को पढ़ना चाहिए, ये सब उनकी सोच थी। तो उनके जैसा और अगर कोई सोचता है तो वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले, तो सब एक साथ आ जाएंगे, तो यूनिटी हो जाएगी, फिर लड़ने में ज़्यादा आसानी होगी ना, अकेला आदमी कितनी देर लड़ेगा। तो उन्होंने आत्मीय सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, क्या ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सब जो है राजा राम मोहन रॉय के रिलीजन से हो, अलग अलग रिलीजन के लोग जो उनके जैसी सोच रख रहे हैं वो सब आ सकते हैं उसमें। उस टाइम पे वैसे भी इंडिया में इतना ज़्यादा कम्युनलिज्म था नहीं, रिलीजन को लेकर इतनी ज़्यादा लड़ाई तो थी नहीं, लोग मोस्टली कास्ट सिस्टम ज़्यादा था ना, तो इसलिए वैसे भी वो एक होकर ही रहते थे। तो इसमें उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इन 1828, अंडरलाइन इट, इन 1828 ही फाउंडेड ब्राह्मो समाज एंड प्रोक्लेम दैट गॉड इज़ वन एंड देयर इज़ नो नीड टू वर्शिप आइडल्स टू प्रोपिशिएट हिम। मतलब देखो 1828 में, यहाँ ध्यान दो अभी, 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्या नाम था इसका, ब्राह्मो समाज। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्राह्मो समाज बनाया। इसका मोटो क्या था, अब सुनो। राजा राम मोहन रॉय कौन थे, एक हिंदू थे, है ना, रिलीजियसली अगर इनका स्टेटस देखा जाए तो ये हिंदू हैं, बट जो ब्राह्मो समाज इन्होंने बनाया था उसका मोटो क्या था, अब ये सुनो।
देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही खुदा है जो रहता है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जैसे इस्लाम में है। देयर इज़ ओनली वन गॉड, ऑल पावरफुल, ऑल मर्सीफुल, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक स्पिरिचुअल पावर है वो, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और देयर इज़ नो नीड फॉर आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप यानी बुत परस्ती, जो मूर्ति पूजा होती है, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक ही स्पिरिचुअल पावर है, एक ही गॉड है, और उसको खुश करने के लिए, यहाँ देखो एक वर्ड है प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट मतलब किसी को खुश करना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक ही गॉड है कि स्पिरिचुअल पावर, और उस स्पिरिचुअल पावर को खुश करने के लिए आपको किसी आइडल वर्शिप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मूर्ति पूजा की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उससे कनेक्टेड हो, उस स्पिरिचुअल पावर से। आपको कोई भी वे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कोई कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे ऑलरेडी कनेक्टेड हो। समझ में आया? तो राजा राम मोहन रॉय का कंसेप्ट क्या था? वर्शिप ऑफ वन गॉड। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है ना एकदम? Raja Ram Mohan Roy spoke in support of the anti-colonial movements in the Spanish colonies in South America. अब देखो, इंडिया में तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सॉल्व की, सोसाइटी को थोड़ा रिफॉर्म लाया, मतलब जैसे सती वाला एक्ट वगैरह पास हुए। देन अब उन्होंने ट्रैवल किया वर्ल्ड के और एरियाज़ में। जब आप ट्रैवल करते हो ना तो दूसरी रिलीजन, रीजन, वहाँ के ट्रेडिशंस आपको समझ में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी कंट्री में और उसमें कितना डिफरेंस है। अभी जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हम कोई बाहर की कंट्री में जाते हैं तो हम वहाँ की चीज़ें जब देखते हैं, वहाँ का सिस्टम देखते हैं, तो हमको ये बात समझ में आती है कि हमारी कंट्री में और इसमें क्या डिफरेंस है, हमारी कंट्री आगे है इनसे या हमारी कंट्री पीछे है इनसे, हमें समझ में आता है ना। और हम लोग मोस्टली गर्ल्स में ट्रैवल करते हैं, मोस्ट ऑफ इंडियंस जो होते हैं जैसे सऊदी, दुबई, ये सब एरियाज़ में हम ट्रैवल करते हैं। तो हम जब वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ का सिस्टम देखते हैं, इतना साफ़ सुथरा है, सब लोग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हमको ऐसा लगता नहीं कि अरे हम लोग क्या, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ सिग्नल तोड़ दिए जाए तो फ़ाइन पड़ जाता है, फटाक से कॉल आ जाती है आपको। तो ये सब चीज़ कितनी अलग लगती है ना हमको। वहाँ पे हम कोई रूल तोड़ते हैं तो हमको थोड़ा सा डर लगता है, अरे नहीं रूल तोड़ेंगे तो फ़ाइन पड़ जाएगा। या हमको सिग्नल तोड़ने पे कोई प्रॉब्लम होती है, आराम से निकल जाते हैं, रॉन्ग वे चलाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें डिफरेंस लगता है। तो वैसे ही राजा राम मोहन रॉय ने भी ट्रैवल किया ये समझने के लिए कि इंडियन सोसाइटी में और बाकी सोसाइटीज़ में फ़र्क क्या है। तो वो देखो, सबसे पहले कहाँ गए? साउथ अमेरिका गए। साउथ अमेरिका में किसने कॉलोनी बनाई थी अपनी? स्पेनिश लोगों ने, स्पेन ने बनाई थी। और वहाँ पर उन्होंने एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज, साउथ अमेरिका को फ्रीडम बहुत जल्दी मिल गई थी ना, अमेरिका को, यूएस को फ्रीडम जल्दी मिली थी। तो वहाँ पर, और इंडिया में तो अभी शुरुआत थी कॉलोनियलिज्म की, और जब इंडिया में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई थी तब अमेरिका आज़ाद हो गया था कॉलोनियलिज्म से। तो साउथ अमेरिका जब गए राजा राम मोहन रॉय, तो उनको ये चीज़ समझ में आई। उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया? एंटी कॉलोनियलिज्म में। एंटी कॉलोनियलिज्म मतलब अपोज में, कि भाई कॉलोनीज वाला कंसेप्ट ख़त्म करो, हमको फ्रीडम चाहिए। तो उन्होंने वहाँ सपोर्ट किया। ही सपोर्टेड द लिबरल पीपल इन स्पेन हु वर अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल। एक तरफ स्पेन की जो कॉलोनी है उसको अपोज कर रहे हैं साउथ अमेरिका में, दूसरी तरफ स्पेन में उन्होंने मोनार्की को चैलेंज किया। मोनार्की मतलब किंग का रूल जो होता है, उस टाइम पर किंग का रूल होता था ना। और जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी की वैल्यू मोनार्की से बहुत ज़्यादा थी। तो जब डेमोक्रेसी को लोगों ने समझा अमेरिका के थ्रू, तो मोनार्की से लोगों का भरोसा उठने लगा, लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। तो अब स्पेन में क्या थी? मोनार्की थी। तो लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हमको मोनार्की नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। समझ में आया? दो जगह हो गई। पहला कहाँ गए? साउथ अमेरिका, और वहाँ पर किसको सपोर्ट किया? एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। देन स्पेन में किसको अपोज किया?
मोनार्की को, और सपोर्ट किसको किया? डेमोक्रेसी को। In 1830, underline it. In 1830, he had gone to England to plead the case of the Mughal emperor. अब देखो, इन द ईयर 1830 में इंग्लैंड इनको जाना पड़ा, किस लिए? मुगल एम्परर का केस लड़ने के लिए। पढ़े लिखे थे तो मुगल एम्परर ने बोला भाई तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही जाओ हमारा केस संभालो। कोई भी केस हो सकता है, वो कोई भी रीज़न को, ज़मीन को हो सकता है लेकर, या कोई रीजन, क्योंकि कॉलोनियलिज्म का टाइम है, इंग्लैंड से तो ऐसे ही चल रहे ताने बाने, तो कोई केस संभालने के लिए वो गए। एंड व्हाट हैपेंड देन? इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस द मुगल एम्परर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन हिम। ये जो केस उन्होंने 1830 का लड़ा था मुगल एम्परर के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए, उसकी याद में राजा राम मोहन रॉय को कौन सा टाइटल मिला? राजा का टाइटल। ये मोहन रॉय थे, ये एक्चुअली राजा का टाइटल इनको तब मिला था। ठीक है, तो ये तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि राजा का टाइटल उनको कब मिला, कैसे मिला, तो ये तुमको मेंशन करना हो कि वो मुगल एम्परर का केस प्लीड करने गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, और वहाँ पर उनको इसी केस की रिकॉग्निशन में राजा का टाइटल मिला। ही स्टेड इन इंग्लैंड फॉर 2 years। कितने साल रहे इंग्लैंड में? 2 साल। लेटर ही वेंट टू फ्रांस इन इंडिया। फ्रांस, बाद में कहाँ गए? फ्रांस गए। इन इंडिया he unfolded Europe for the Indians, and similarly whenever in Europe he unfolded India to Europeans। अब देखो, राजा राम मोहन रॉय ने एक चीज़ और की, उन्होंने क्या कहा लोगों को कि भाई ब्रिटिशर्स चाहे जितने बुरे हों, वो चाहे जितना आपको यूज़ करें, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करें, आप उसको फेस करो, बट स्टिल वो आपको कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे थे वो? एजुकेशन दे रहे हैं आपको। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा कि जो चीज़ वो आपको दे रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें आपको दे रहे हैं, वो उसको उनसे ले लो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। एजुकेशन की ज़रूरत थी ना उनको। उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने, सबसे पहले इंडियंस के सामने ब्रिटिशर्स को अनफोल्ड किया, मतलब खोला उनके सामने कि देखो ये जितने बुरे दिख रहे हैं, जैसे सामने से आपको दूर से तो सब चीज़ बुरी दिख रही है, बट कुछ चीज़ें अच्छी है जिसको आपको समझना है। और सेम वो यूरोप जब गए तो वहाँ उन्होंने इंडिया को अनफोल्ड किया कि भाई इंडियंस जितने कमज़ोर दिखते हैं, जितने पीछे आपको दिखते हैं, उतने वो हैं नहीं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन ना, खुद भी तो एक इंडियन थे। तो इस हिसाब से उन्होंने लोगों को समझाया। क्लियर? राजा राम मोहन रॉय। लास्ट पैराग्राफ है। रॉय बीइंग ट्रेन इन द ब्रिटिश रिजिम laid the foundation of modernity in India through his writings and works। यानी कि राजा राम मोहन रॉय जो है, उन्होंने अपने क्या किया एक्चुअली, अपनी राइटिंग्स से, अपने वो लिखते थे ना, रिफॉर्मर थे, लिख रहे थे, मतलब लोगों को उस टाइम पे इंटरनेट था नहीं कि आप वीडियो बना बना के डालोगे, लिख लिख के ही लोगों को बताया जाता था। तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स से लोगों को समझाया ब्रिटिशर्स का सिस्टम क्या है, उनकी जो है गवर्नमेंट चलाने की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ लोगों में अवेयरनेस लाई ये सब चीज़ों को लेकर, कि आप समझो कि आप क्या हो, कहाँ से हो, क्यों हो, वो आपको मतलब सब समझाने लगे। किसके थ्रू? अपनी राइटिंग्स से। और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, तो उसको अंडरलाइन कर लो, नाम याद कर लेना। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मानव धर्म सभा, इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क। ये सब सभा जो थी वो ये इनकी नहीं है, ये सब सभाएं जो थी ये इनसे इंस्पायर्ड थी, मतलब मोटिवेटेड थी कि भाई वो अकेला आदमी जब इतना बड़ा काम कर रहा है तो हम लोग सब तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम भी कर सकते हैं ये चीज़। तो अब ये सब आगे आ रहे थे। क्लियर हुआ? राजा राम मोहन रॉय। एनी डाउट? आगे बढ़ूं? अभी देखो ये सोशल रिफॉर्म था, सोसाइटी में रिफॉर्म लगा। अब रिलीजियस रिफॉर्म। सबसे पहला क्या है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज हैड इट्स ओरिजिन इन द परमहंसा सभा। मतलब प्रार्थना समाज जो थी, ये परमहंसा सभा जो है, जो पहले अभी पढ़े ना हम लोग ने, इसी से निकली हुई है। मतलब एक पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन थी,
उससे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसका नाम क्या था? प्रार्थना समाज। ठीक है। देन अब ये देखो, इट वॉज फाउंडेड बाय, अंडरलाइन इट वॉज फाउंडेड बाय पांडुरंग थरखाड़कर। किसने फाउंड किया? पांडुरंग थरखाड़कर। द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ प्रार्थना समाज लाइक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस एम.जी. रानडे, डॉक्टर R.G. भंडारकर opposed idol worship and emphasized on the principle of one supreme God, monotheism. ये जितने भी प्रार्थना समाज को जिन्होंने फाइंड किया था, बनाया था, इन सब ने किसको अपोज किया? अपोज किसको किया? आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को। एंड किस चीज को उन्होंने सपोर्ट किया? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ वन सुप्रीम गॉड, एक ही खुदा जो सबसे बड़ा। दे ओपन ऑर्फनेजेस, अंडरलाइन इट, क्या क्या उन्होंने स्टार्ट किया था? ऑर्फनेजेस, स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर्स। ऑर्फनेजेस यानी यतीम खाने, जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए हॉस्टल टाइप होता था जहाँ उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। एंड स्कूल फॉर गर्ल्स जो कि बहुत रेयर था उस टाइम। एंड नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स जो मजदूर होते थे वो तो दिन भर काम करेंगे तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो रात में नाइट स्कूल्स उनके लिए खोली गई थी। दे फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, विपिंग आउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल्सो एंड अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ मुंडेन लाइफ। यानी कि देखो इन लोगों ने और एक चीज़ क्या ली? जेंडर इक्वालिटी, औरत मर्द सब बराबर हैं, ठीक है। वाइपिंग आउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना। जो कास्ट सिस्टम चल रहा है ना, छोटा बड़ा, अपर क्लास लोअर क्लास, ये सब ख़त्म हो जाए एकदम, मतलब सब इक्वल होना चाहिए, बराबर हो जाएं। एंड ऑल्सो ऑन अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ मुंडेन लाइफ, यानी एक ऑर्गेनाइज लाइफ का। अभी कैसे इंसान की लाइफ में कोई सिस्टम नहीं था ना, जैसे तैसे जी रहे हैं, बस कोई टारगेट नहीं था कुछ बनने का। जैसे अभी हम लोग में कैसे हर एक की लाइफ का एक गोल होता है ना, एक स्टूडेंट की लाइफ का गोल होता है ना कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, तो हर एक अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करता है। उस टाइम पर ये सब चीज़ इतनी इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं था, तो वो सब चीज़ को इन लोगों ने फोकस किया, जो प्रार्थना समाज के मेंबर्स थे, जिनके नाम यहाँ आए हैं सारे, क्या क्या है? आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस M.G. रानडे एंड ऑल, ये सब लोगों ने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को यहाँ पर मेंशन किया। क्लियर? प्रार्थना समाज क्या क्या इसका मोटिव था एंड ऑल सब कुछ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सत्यशोधक समाज।